बच्चों लास्ट क्लास के अंदर अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले के ऊपर अपन ने कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज अपन कुछ और न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। उसके बाद अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस देखेंगे। उसके बाद अपन फिर और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। तो आज पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही चलेगा। इसलिए आप एक बार पहले फॉर्मूले देख लें, क्रिटिकल एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अपन एक क्वेश्चन कर ही रहे हैं, वैसे जो लास्ट क्लास के अंदर था उसी को कंटिन्यू आगे ले रहे हैं अपन। तो एक क्वेश्चन है, पुराने सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देख लो आप, जो अभी मैं इससे पहले जस्ट क्वेश्चन के अंदर आपको करवा चुका हूँ। A luminescent object is placed at depth d। कोई बल्ब है जिसको आपने d डेप्थ के अंदर रखा इन डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इस बार क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया गया है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी डिनोट करते हैं, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। प्रूव दैट द रेडियस r ऑफ द बेस ऑफ कोन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, that can emerge out from the surface is r। रेडियस का फॉर्मूला हमें डेराइव करना है। ये हालांकि आपको इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया गया है उसके अंदर ये फॉर्मूला ऑलरेडी डेराइव करवा दिया गया है, जिसके अंदर डेप्थ को d की जगह हमने h से डिनोट किया था और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू की जगह स्मॉल n से डिनोट किया था, ठीक है ना। जो इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया गया आप लोगों को उसके अंदर ऑलरेडी एक्स्ट्रा के अंदर आपको ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट डेराइव करवाना था करवा दिया था। इवन मैंने एरिया भी फाइंड आउट करवाया था उस कॉन का। तो इसलिए आप पहले वाला लेक्चर देख ले, उसको समझ ले एक बार, फिर इस क्वेश्चन को करें। आप एक बार वापस अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। अब इस डेंसर मीडियम के अंदर यहाँ पे कोई बल्ब है या कुछ भी ल्यूमिनेसेंट ऑब्जेक्ट है, ये बल्ब है, क्लियर। अब इस बल्ब से लाइट निकलेगी तो आप लोगों को बताया गया है कि बल्ब से अगर इधर की तरफ लाइट जाएगी तो अगर ये लाइट क्रिटिकल एंगल पे जा रही है, ये एंगल IC क्रिटिकल के बराबर, तो ये लाइट जो है इस सरफेस को ग्रेज करते हुए जाएगी, रगड़ खाते हुए जाएगी, एकदम पैरेलल जाएगी। इसी तरीके से इधर की तरफ जो लाइट जाएगी क्रिटिकल एंगल पर, वो भी सरफेस के पैरेलल जाएगी। क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे जितनी भी रे है वो बाहर निकल जाएगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाली रे जो है वो वापस टकरा करके आ जाएगी। कुल मिला के ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये कंप्लीटली एक सर्कल होगा और ये मैंने ऑब्जेक्ट को O नाम दे दिया है, इस पॉइंट को O' नाम दे दो आप, ठीक है ना, और इसको A नाम दे दो और इसको B नाम दे दो। तो एक्चुअली ये कॉन का जो कॉन बना है, ये कॉन है, कॉन का जो ये बेस है सर्कुलर है और इस सर्कुलर बेस की रेडियस जो है r है। हमें सर्कुलर बेस की रेडियस r ये फाइंड आउट करनी है। और ये जो डेप्थ है इस क्वेश्चन के अंदर डेप्थ को d से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो डेप्थ d है, यानी ये इसको आप, ये एंगल है, ये सामने वाले को कह दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये d है, तो फिर ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो हाइपोटेन्यूस कितना होगा, रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। अब अपन इस ट्रायंगल से एक बार तो अपन को जनरली जो फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, वी नो दैट sin IC 1/n होता है ना, 1/n क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है। sin IC इक्वल टू 1/n होता है। n की जगह में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस डेंसर मीडियम का दिया गया है वो हमें दिया गया म्यू, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख लेते हैं, क्लियर। अब इसी ट्रायंगल से अगर आपको कहा जाए ट्रायंगल से आप साइन निकालो, तो ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, हमें कहाँ प्रॉब्लम ट्रायंगल से निकालने में भी। तो ट्रायंगल का नाम है OO', OO', इससे मैं साइन IC निकाल रहा हूँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है आपको, r, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या दिख रहा है, ये रूट r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हो गया, हमें इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, हमें रेडियस निकालनी है r, हम दोनों को इक्वल कर देते हैं। इक्वेट कर लो आप इन दोनों को। तो मैं इक्वेट करूं फ्रॉम 1 and 2, कंपेयर करें अगर इनको, तो ये तो है 1/μ और इसकी वैल्यू क्या है, r/√r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दोनों साइड में आप स्क्वायरिंग कर लोगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर लो आप। तो स्क्वायरिंग करोगे तो 1/μ का स्क्वायर हो जाएगा 1/μ स्क्वायर, ये r स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बहुत सिंपली है। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये इधर भेज देते हैं r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ये इधर आ गया r स्क्वायर प्लस ये r स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर। हमें r निकालना है तो इसको इधर भेज दो, r स्क्वायर माइनस इसको इधर भेज देते हैं, ये d स्क्वायर को यही पड़ा रहने देते हैं, r स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस ये r स्क्वायर इधर आ गया। क्या कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर
स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो म्यू स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1। अब फाइनली आर क्या आएगा आर स्क्वायर, तो इसको अपॉन में भेज दो, डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब हमें रेडियस आर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो पूरे पे रूट लग जाएगा। तो अगर मैं स्क्वायर हटाता हूं, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो आर बन जाएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर हटाओगे तो डी बन जाएगा, और यहाँ पर जैसे ही स्क्वायर हटा दोगे तो रूट लग जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आपके प्रूव हो चुका है, इसको नोट कर ले, बहुत इजी था, कोई ज्यादा हार्ड था नहीं। अगर इसी न्यूमेरिकल में आपको कह देते हैं कि भाई जो इल्यूमिनेटेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करो, ऊपर जो सर्कुलर जो इल्यूमिनेटेड एरिया उसका रीजन एरिया फाइंड आउट करो, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर, बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर लगाना है, आर रेडियस आपको यहाँ से मिल गई, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी याद रखें। आगे कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन की अभी मैंने बात की, जहाँ पे आपको डेप्थ दे दी जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अवेलेबल होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू की जगह एन से भी डिनोट करते हैं, हम ज्यादातर एन ही ले रहे हैं, पर क्वेश्चन अगर उसका नोटेशन म्यू दे दे तो आपको म्यू काम में लेना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मूला भी याद रखना आप, तो इस फॉर्मूले में रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ये वैल्यूज डी की और म्यू की वैल्यूज पुट अप करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, देखें। देखो हमने अभी जो क्वेश्चन किया वैसा वैसा वापस एक क्वेश्चन और है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, वाटर डेंसर मीडियम है, ठीक है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे दिया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, क्लियर, ओके। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, अभी देखते हैं कौन सा सेमी वर्टिकल एंगल है, ऑफ कॉन विद इन विच द एंटायर आउटसाइड व्यू वुड बी कन्फाइंड फॉर अ फिश अंडर वाटर, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट रे डायग्राम। क्वेश्चन कह रहा है फिश है, एक अंडर वाटर एनिमल है, कोई यहाँ पर है और वो आउटसाइड व्यू देख रहा है, ठीक है। तो हमने ये लास्ट क्लास के अंदर लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई आउटसाइड व्यू देखेगा तो ये क्रिटिकल एंगल पे रे जा रही है तो वो रे जो है पैरेलल हो जाएगी, इधर क्रिटिकल एंगल पे अगर रे जा रही है आईसी एंगल पे, ये रे पैरेलल हो जाएगी, तो ये दोनों रे पैरेलल हो जाएगी। इसके आगे वाली रे है वो वापस लौट के आना ही आना है उनको, तो वो तो रे बाहर जा नहीं पाएगी, इसके अंदर वाली सारी रेज जो है वो बाहर निकल जाएगी। इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो कहने का मतलब ये कोई फिश या कोई भी अंडर वाटर एनिमल है वो बाहर की तरफ देखेगा तो उसको ये पूरा जो रीजन है सर्कुलर दिखाई देगा। तो ये कौन बना, क्वेश्चन कह रहा है कौन का जो ये पूरा ये वर्टिकल एंगल जो है इसका आधा सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है कौन का, यानी हमें कुल मिला के ये कह रहा है क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। ये सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है कौन का, आईसी तो है सेमी वर्टिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना, तो कहां प्रॉब्लम है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है क्रिटिकल एंगल का, साइन आईसी इक्वल टू 1/n होता है, साइन आईसी इक्वल टू 1/n की वैल्यू कितनी है 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा 3/4 हो जाएगा, और 3 में 4 का डिवाइड करोगे तो 0.75 आ जाएगा, है ना। अभी साइन को उधर भेज दो, ये साइन आईसी लिखा हुआ, साइन को इधर भेजोगे तो आईसी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 0.75। बहुत इजी क्वेश्चन है, साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, और आईसी की वैल्यू आ गई 0.75। ये जो 0.75 है एक्चुअली हमारे पास पॉइंट, आप ऐसे आंसर छोड़ सकते हो इसको, बाकी 48.14 डिग्री होता है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकलवा दी इसने, या इनडायरेक्टली हमसे ये सेमी वर्टिकल एंगल जो है इस कॉन का वो फाइंड आउट करवा दी, ये जो थीटा कह सकते हो आप इसको चाहो तो करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये भी, a ray of light while traveling from denser to rare medium, denser से rare जाते ही क्वेश्चन अगर कहते हैं denser से rare जा रही है तो हमारे दिमाग में एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन और क्रिटिकल एंगल आने चाहिए। अंडरगोज TIR, उसका TIR हो रहा है, ठीक है। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डेराइव करना है इन टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द रेस्पेक्टिव रिजल्ट। जो भी आप रिजल्ट निकाल रहे हो जिसमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर रहे हो वो स्पीड की टर्म में होना चाहिए। तो ये तो क्वेश्चन कहीं डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डेराइव करना है आपको, वैसे ऑलरेडी हमें पता है क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। जब एक रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक आई की ऐसी वैल्यू होती है क्रिटिकल एंगल की जब रे इस इंटरफेस के पैरेलल चली जाती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जब रे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस होती है तो आई की वैल्यू तो आई सी के बराबर हो जाती है और आर किसके इक्वल हो जाता है 90 डिग्री के। तो अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो स्नेल्स लॉ क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू
इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, इसके अंदर जा रही है रे। ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 कह दिया हमने और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n कह दिया। तो इधर से इधर जा रही है, पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा और नीचे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। I की वैल्यू तो कितनी है IC और R की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। N1 है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने कितना दिया है भाई, जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं n मान लेता हूं, नाम नहीं दिया उसका, ठीक है। साइन IC साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है इक्वल टू 1/m। अब हमारा आंसर आ चुका है, ये तो हम पहले कर चुके हैं। इसने कहा इसको स्पीड की टर्म में एक्सप्रेस करो, तो हमें ये पता है ना n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड की टर्म में, c/v होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू c/v होती है, तो n की जगह आप क्या रखोगे c/v और v ऊपर चला जाएगा, तो ये v/c ये फॉर्मूला आ गया कंप्लीट। और अगर आपको IC निकालना है तो इसको साइन को इधर भेज दो, मैं यहां लिख लेता हूं, है ना। मुझे IC निकालना है तो मैं साइन को जैसे इधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स v/c। ये फॉर्मूला आपके आ गया, ये क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन आ गया, फॉर्मूला आ गया, एक्सप्रेशन डेराइव कर दिया हमने और ये स्पीड की टर्म में, ठीक है। ये रिजल्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन न्यूमेरिकल हमारे पास और भी है बहुत सारे करने के लिए, पर अपन अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन यूज आएगा। तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एक बार प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं, हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ काम आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ TIR। इनको आप डिटेल से NCERT बुक से लिख लें, जहां से भी आपको मटेरियल प्रोवाइड हो इनके बारे में आप एक्सप्लेनेशन लिख ले। थोड़ा थियोरटिकल पार्ट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थ्योरी आप अपने मन से ऑन लैंग्वेज से भी लिख सकते हो, आप खुद अपने लेवल पे, कोई इशू नहीं है उसका। तो अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस देख रहे हैं हमारे डेली लाइफ में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या क्या कंडीशन है, तो दो कंडीशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए, दो ही कंडीशन है। फर्स्ट, द रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट रे डेंसर से कौन से मीडियम में जानी चाहिए, रेयर मीडियम में जानी चाहिए। फर्स्ट, ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए। सेकंड, दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। ये दो चीजें हमें माइंड में रखनी है। रे पहले तो डेंसर से रेयर जानी जरूरी है, फर्स्ट कंडीशन तो यही है। तो अपन जो एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं उनमें डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो अपन एक एक एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। एक सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड क्यों स्पार्कल करता है, देखो ये चीज आप अपने माइंड में रखो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, n की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका हाई होगा उसका क्रिटिकल एंगल लो होगा। ये तो हमने देखा ही है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है क्रिटिकल एंगल उसका कम है, और क्रिटिकल एंगल कम है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होंगे, ज्यादा चांस होंगे कि वो TIR शो करे, यानी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, हाईएस्ट चांस होंगे भाई टू शो TIR, ठीक है। ये बात हमें माइंड में रखनी है, लिखना नहीं है, इसको दिमाग में रखना है कि जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा वो TIR ज्यादा शो करेगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है इसका मतलब वो ज्यादा डेंसर मीडियम है, और ज्यादा डेंसर है तो वो TIR ज्यादा शो करेगा। देखो डायमंड के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 2.4 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2.4 होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाओ क्रिटिकल एंगल का 1/n और n की वैल्यू 2.4 रखो और क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करो, तो क्रिटिकल एंगल 24 पॉइंट समथिंग आता है, 24.140 ये क्रिटिकल एंगल आता है। अब जो ये क्रिटिकल एंगल है डायमंड का बहुत कम है, देखो 24 डिग्री के आसपास ही है क्रिटिकल एंगल, 24 ही कह सकते हो आप इसको, 24 डिग्री क्रिटिकल एंगल है डायमंड का, इतना कम क्रिटिकल एंगल है। यानी अगर डायमंड के अंदर, जैसे ये डायमंड का मेटेरियल है, डायमंड है, ठीक है। जनरली डायमंड जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के मिलते हैं हमें, हम जब निकालते हैं तब तो हमें इरेगुलर शेप के मिलते हैं नेचर से, तो अभी तो ठीक है इसका शेप मुझे पता कि इरेगुलर शेप है, ये ऐसा इस तरीके का शेप है, इरेगुलर शेप है, ठीक है। अब इसमें एक लाइट रे जो है इसके ऊपर, इस फेस के ऊपर टकरा रही है, ये लाइट रे इसके अंदर आ गई भी, अभी तो ये हवा से डायमंड के अंदर है, तो अभी तो रेयर से किस में जा रही है, डेंसर, रेयर से डेंसर जाएगी, तो यहाँ तो दिमाग से निकाल ही दो आप TIR होगा। अरे यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, ये रेयर से डेंसर जा रही है, तो कभी भी जो ये जब रे एंटर करती है ना किसी प्रिज्म में, डायमंड में, किसी में भी एंटर करती है,
तो यहाँ आप अपना दिमाग मत लगाओ TIR होगा, दिमाग से निकाल दो, यहाँ कोई TIR के चांस नहीं है, क्योंकि अभी तो रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर, तो रेयर से डेंसर जा रही है, तो अभी तो अंदर आएगी, बुलाएगा वो उसको, अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर आने के चांस है, अभी तो अंदर आएगी, चांस क्या, श्योर है अंदर आएगी वो, ठीक है। अब रे अंदर आ गई, अब अंदर आने के बाद अब ये वापस डेंसर से कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, रेयर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि भाई TIR होगा या नहीं होगा, क्योंकि डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, तो डेंसर से रेयर की तरफ मान लो रे आकर के सरफेस पर टकरा रही है ऐसे, चलो अब रे पर यहाँ टकरा रही है, तो TIR होगा या नहीं होगा, कैसे डिसाइड करोगे आप, कैसे डिसाइड करोगे, आपके पास ऐसा क्या टूल है जिससे आप पता लगाओगे कि भाई वो रे जो है उसका TIR होगा, तो आपके पास क्रिटिकल एंगल है ना, अगर रे का एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है तब तो TIR होगा, रे वापस लौटेगी उसी में डेंसर मीडियम में, और अगर एंगल क्रिटिकल से कम है तो रे बाहर निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ, यहाँ नॉर्मल बना दिया मैंने, सरफेस का एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है, ये नॉर्मल बना दिया, और ये रे यहाँ टकरा रही है, अगर ये एंगल 24 से कम है तब तो ये रे बाहर जानी 24 से कम है तो जाएगी ना बाहर, क्रिटिकल से कम है, बट ये 24 से थोड़ा भी ज्यादा हो गया, मान लो 25 है, तो क्या होगा, तो भाई ये रे बाहर नहीं निकल पाएगी, इसका यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जैसे ये रे इधर बाहर तो जा नहीं सकी, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है और एंगल भी क्रिटिकल से ज्यादा है। अरे समझ में तो आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है यार, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं आपको, डेंसर से रेयर जा रही है और एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है, बस। तो ये रे वापस आ गई, लौट गई डेंसर मीडियम में, अब ये रे यहाँ जा रही है और यहाँ टकरा रही है, यहाँ आप नॉर्मल बना रहे हो और यहाँ पे भी मान लो एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है, तो क्या होगा, ये तो यहाँ से टकरा करके भी इधर आ जाएगी, वापस इधर आ गई, यहाँ टकराई, यहाँ पे भी एंगल क्रिटिकल से ज्यादा, तो ये अंदर ही घूमती रहेगी ना, रे बाहर ही नहीं जा पाएगी। और जो ज्वेलर्स होते हैं, वो जो डायमंड मिलता है, नेचुरल जो डायमंड जमीन से मिलता है, उसके शेप को है ना ऐसे स्पेसिफिक डिजाइन करते हैं, रगड़ के उसके सारे फेसेस की ऐसी सिस्टमेटिक डिजाइन बना देते हैं, इस तरीके से उस डायमंड की डिजाइन बना देते हैं भाई, इस तरीके से उसको रब करके, फेसेस को रब करके चारों तरफ से डायमंड के जो फेसेस है उनकी ऐसे डिजाइन कर लेते हैं कि रे किसी भी फेस पे टकराए, कोई भी फेस पे टकराए, हर फेस पे एंगल क्रिटिकल से ज्यादा होगा, और वो रे अंदर एक बार पैक हो गई तो पैक हो ही जाएगी। और कोई एक फेस ऐसा छोड़ेंगे, एक फेस इस तरीके से रखेंगे, वहां से रे बाहर निकल सकती है, तो बाकी रे कहीं से भी आएगी ना अंदर एंटर पैक हो जाएगी, बाकी कहीं से भी रे आएगी डायमंड के अंदर पैक हो जाएगी, बट एक ही तरफ से बाहर निकल जाएगी, वो सारी रे एक ही फेस से बाहर निकलती हुई आपको नजर आएगी। तो जब सारी रे एक ही फेस से बाहर निकलेगी और यहाँ कोई पर्सन देख रहा है, तो उसकी आंखों के अंदर इतनी सारी रे एक साथ आ रही है ना, एक साथ बहुत सारी रे एक ही साथ आ रही है, एक तरफ से ही आ रही है, तो उसको लगेगा डायमंड स्पार्कल कर रहा है, चमक रहा है, समझ रहे हो, सब तरफ से नहीं निकलेगी, सब तरफ से बराबर लाइट निकलेगी, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो किसी एक पर्टिकुलर जगह से, इसलिए आप डायमंड को देखना, किसी एक तरफ से यूं लाइट बहुत ज्यादा निकलती हुई दिखेगी, दूसरी तरफ से न के बराबर होगी, तो ये कॉज है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, इनको लिख लेना, बाकी ये बहुत बेसिक सी चीज थी, हमें एग्जाम में इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता, पूछे तो भी हम लिख सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हमने समझ लिया, पढ़ लिया, तो हम बहुत ईजी वे से अपने खुद की लैंग्वेज से लिख सकते हैं। समझी हुई चीज जो है, आपने जो भी चीज एक बार समझ ली, अगर वो एग्जाम में आ जाती है तो ये तो श्योर है हम उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लेंगे। हम तभी एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे जब हमने उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, हम जानते ही नहीं उस चीज के बारे में, तब हम उल्टा लिखेंगे, तब हम मन में आए, जैसे रेडियो वेव्स पूछा जाएगा कि रेडियो वेव्स क्या होती है, तो हम कहेंगे कोई रेडियो FM, रेडियो वाली रेडियो वेव्स, रेडियो बजता है, जो मन में आए जो जवाब देंगे अपन। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ऐसे आगे आएगा न्यूक्लियर वाले चैप्टर में, तो वहाँ लोग जो है मन में आए जैसे लिखते, क्यों, क्योंकि उन्होंने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो एक्चुअली हमें एक बार हमने समझ लिया उस टॉपिक को, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी उठा करके वो पूछ ले टॉपिक, समझा हुआ है तो हम श्योर उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला एप्लीकेशन, अब हम सेकंड एप्लीकेशन को डिस्कस कर रहे हैं। एक फिनोमिनन है मिराज, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है, इसको डिस्कस कर रहे हैं मिराज। ये मिराज क्या है, देखो मिराज जो है एक तरीके से ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। मिराज जर्दा नहीं है, मिराज जर्दा खाते हैं, मिराज वो जर्दा, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब कैसे इसको समझोगे आप, ये ऑप्टिकल इल्यूजन का मतलब समझते हो, भ्रम है, मतलब जो रियलिटी में
दिख रहा है वो चीज नहीं, कुछ और ही है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है और ये जनरली ऑब्जर्व होता है इन हॉट समर डेज। हॉट समर डेज में भाई ये आपको अपेयर होता है। इसकी सिस्टमेटिक डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है ना। एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जनरली ऑब्जर्व इन हॉट समर डेज, गर्मी के दिनों में दिखाई देता है। इन डेजर्ट एरिया या फिर इन डेजर्ट एरिया में भी, इसकी जगह आप डेजर्ट एरिया में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, डेजर्ट एरिया के अंदर। इसमें क्या होता क्या है, इस ऑप्टिकल इल्यूजन में क्या होता है, मिराज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपको वाटर का अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस ऑफ वाटर। वाटर, और वाटर क्यों दिखता है आपको, पानी क्यों दिखाई देता है आपको, आपको ऐसा लगता है आगे पानी पड़ा हुआ, वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें है ना जो इमेज बनती है, इमेज आपको पानी क्यों दिखाई देता है रोड पे पड़ा हुआ, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, उसके साथ साथ उसकी इमेज भी दिखाई देती है। देखो जनरली हम क्या करते हैं, इमेज देखते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं देखते हम। जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में आप अपने आप को देख रहे हो, तो प्लेन मिरर में आपको आपकी इमेज दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट नहीं देखते हम, हमेशा इमेज देखते हैं। पर अगर ऐसा हो जाए कि प्लेन मिरर का ही आप ले लो, जमीन पे प्लेन मिरर बिछा हुआ है, जमीन के ऊपर प्लेन मिरर है, फर्श पे, ठीक है ना, फ्लोर पे प्लेन मिरर है, और एक जना प्लेन मिरर पे खड़ा है, दूर हो आप, बहुत दूर हो, प्लेन मिरर पे कोई खड़ा है, तो प्लेन मिरर पे उस वो पर्सन भी दिखाई दे रहा है आपको, और उसकी इमेज भी उसके नीचे बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, उल्टी उसकी इमेज भी दिखाई दे रही है, तो दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगेगा वो पानी के ऊपर खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे कैसे, जनरली पानी में यही तो होता है भाई, जैसे ये कोई पॉन्ड एरिया है, ठीक है ना, पानी भरा हुआ है, और यहाँ पर अगर कोई मानो ट्री है, पेड़ है, तो क्या होगा आपको, अगर ये सिंपल लैंड है, सिंपल जमीन है, तब तो क्या होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर यहाँ पानी भरा हुआ है, तो आप देखते हैं पानी में जो ऊपर वाला पूरा जो फील्ड व्यू है, पूरा वाला व्यू है, वो नीचे पानी में भी उसकी इमेज बनती है, तो ये ट्री आपको नीचे भी दिखाई देगा। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज दोनों एक साथ दिखाई दे रही है, यहाँ पे खड़े हो आप, आपको ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, आपको उसकी इमेज उसके नीचे ही दिखाई दे रही है जस्ट, तो आपको लगेगा कोई नीचे पानी पड़ा हुआ है, पानी है ये। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो वाटर का अपीयरेंस होता है, इसी को अपन मिराज कहते हैं। जनरली आप रोड पे गर्मी के दिनों में जब व्हीकल गाड़ी चलाते हैं अपन, तो आप देखते हो रोड पे पानी पड़ा है आगे, हम जब पास जाते हैं तब हमें नहीं दिखाई देता वो पानी, लेकिन हम दूर होंगे तो हमें लगेगा रोड पे पानी पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि ऊपर सन है, सन की इमेज उस रोड के अंदर बन रही है, तो एक्चुअली हमें उस रोड के ऊपर पानी पड़ा हुआ दिखे, ऊपर इसका ही है, उसकी भी इमेज उस रोड के अंदर बनी हुई दिखाई देती है, ठीक है। उस समय आप जो होते हो दूर होते हो, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस रोड पे देखने का क्रिटिकल से ज्यादा होता है, बट फिर उसके बाद आप जब बहुत नजदीक आ जाते हो तो एंगल क्रिटिकल से कम हो जाता है। तो इसको अपन डिटेल से समझ रहे हैं कि क्या ये ऑप्टिकल इल्यूजन है और कैसे होता है ये, ठीक है। देखो समझे आप इसको, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, और समर डेज में क्या होता है, जैसे आसपास की एयर है, ये एयर है, ये पूरी एयर है। समर डेज में क्या होता है, लैंड जो होती है, जमीन जो होती है वो बहुत हॉट होती है, लैंड कंपैरेटिवली ऊपर के एटमॉस्फेयर से नीचे वाला जो जमीन है, लैंड एरिया है, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है समर डेज के अंदर। डेजर्ट में भी यही होता है, लैंड बहुत ज्यादा गर्म होती है, जल्दी भी ठंडी हो जाती है, वापस गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये बहुत हॉट है। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हॉटनेस डिक्रीज हो रही है भाई, टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है ऊपर जाने पे, तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है ऊपर जाने पे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ऊपर जाओगे तो कम हो रहा है, ऊपर जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर जो जाओगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो मिलेगा आपको। अरे समझ रहे हो आप, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, टेम्परेचर कम, ठंडा, ठंडी जगह जो होती है ना, ठंडी एयर कूल होती है, नजदीक नजदीक हो जाता है पार्टिकल्स, तो एयर नजदीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने पे कंपैरेटिवली कोल्ड है, इसके कंपैरेटिवली कोल्ड जगह है, तो कोल्ड है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। और नीचे जैसे जैसे आ रहे हो आप, जैसे जैसे ये बहुत गर्म है, नीचे वाली जगह गर्म है, तो यहाँ एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, एयर के पार्टिकल्स दूर होंगे, उनकी डेंसिटी कम होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भाई यहाँ पे, लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो। तो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, ऊपर वाला मीडियम तो है डेंसर, और नीचे जैसे जैसे जा रहे हो तो मीडियम क्या हो रहा है, रेयर होता जा रहा है। अरे हो रहा है ना रेयर, नीचे हवा जो है गर्म होती है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो नीचे रेयर मीडियम है।
अब क्या होगा देखना भाई, मुझे ट्री की इमेज बनानी है, ट्री की इमेज बनानी है तो ट्री से मैं एक रे भेज रहा हूँ, ये रे जा रही है, ये रे जो टकरा रही है, पहले तो ये देखो ये रे ऊपर से नीचे जा रही है, डेंसर से कौन से मीडियम में जा रही है, रे में, रेयर में। तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि भाई TIR होगा। और इसका जो अगर आप दूर हो तो फिर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल से ज्यादा होगा। और देखो ये रे डेंसर से रेयर जा रही है और धीरे धीरे नॉर्मल से दूर हट रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, दूर हटती जा रही है, हटती जा रही है, हटती जा रही है, हटते हटते एक जगह ऐसे आ जाएगी जब इसका एंगल किससे ज्यादा हो जाएगा, क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगा। और तब ये रे जो है यहीं पे नॉर्मल से दूर हटके एकदम यहीं हवा में मुड़ जाएगी। अरे ये जमीन से टकरा के नहीं मुड़ी, ये रे हवा में मुड़ गई या ऊपर से ऊपर ही मुड़ गई। क्यों? क्योंकि ये डेंसर से रेयर जा रही थी तो ये नॉर्मल से दूर हटती गई। यहाँ पे जहां पे भी आप नॉर्मल नॉर्मल बनाओगे तो ये रे नॉर्मल से दूर डेविएट हो रही है, अवे जा रही है, अवे हटते हटते एक एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो गया और ये रे वापस रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये इधर की तरफ चली गई। ऐसे कैसे एक रे और भेज दो, ये रे गई, ये भी इसका TIR हो गया और ऐसे चली गई रे, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर की आंखों के अंदर पहुंच रही है रे, जो देखने वाला पर्सन है उसकी आंखों में ये दोनों रे आ रही है। मैंने आप लोगों को ये बताया गया है कि पर्सन की आई पे जब भी ये रे पहुंचेगी तो पर्सन उसको सीधा करके देखता है ना, सीधा करके। तो इन रेस को सीधा करो, सीधा। तो आप जब इनको सीधा करोगे तो आपको लगेगा ये तो रे यहीं से कहीं से आ रही है भाई, यहां से कहीं से आ रही है, इधर से कहीं आ रही है। तो आपको वो ट्री वो तो दिखाई दे रहा है, उसकी इमेज उसी के नीचे दिखाई दे रही है। और ये इमेज नीचे दिखाई देने की वजह से आपको लगेगा यहाँ पे पूरा पानी पड़ा हुआ है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, आप रियलिटी में पानी नहीं पड़ा हुआ है बट आपको फील हो रहा है, अपेयर हो रहा है कि यहाँ पे वाटर का अपेयरेंस है। इसी अपेयरेंस को कहते हैं अपन मिराज। क्लियर? ये ऑप्टिकल इल्यूजन। पहले देखो इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ही माना जाता था, सिंपली रिफ्लेक्शन हो गया, फिर बाद में पता चला कि रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन है ये, रिफ्रैक्शन। अरे ये TIR जो होता है ये नाम भले ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन हुआ है, पर रिफ्लेक्शन हुआ किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से अलग नहीं है, इस चीज को दिमाग में रखना। रिफ्रैक्शन होते 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 रिफ्रैक्शन होते होते लास्ट में वो रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको मेरे हिसाब से मिराज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और एक एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन, थर्ड एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम, शाइनिंग ऑफ एन एम्प्टी ग्लास ट्यूब डिप्ड इन वाटर। देखो ये तो मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूं भाई। पानी है और पानी के अंदर एक ग्लास की ट्यूब रखी हुई है, खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये हमें स्पार्कल करती दिखाई देती है। जैसे कोई बाहर से रे आ रही है, ये रे यहाँ पे टकराई इसके ऊपर, यहाँ पे टकरा गई, अब ये वहां से तो अंदर आ गई, पर अंदर से जैसे ही ग्लास के अंदर जा रही है, यहाँ इसके अंदर, यहाँ ग्लास नहीं भाई, ये एयर भरी हुई, खाली एयर है, ठीक है ना। एयर, ये आगे से कहीं से पैक है भाई, ठीक है, ये एयर है। तो ये जैसे देखो यहाँ वाटर से एयर के अंदर जा रही है, तो छोटा सा ग्लास ट्यूब है, उसको भूल जाओ ग्लास को, तो ये या फिर ग्लास से समझ लो एयर के अंदर जा रही है, कुल मिला के डेंसर से एयर में जा रही है, लास्ट में एयर के अंदर जा रही है। तो अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो ये रे यहीं पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी और फिर वहां ऑब्जर्वर के पास चली जाएगी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो ट्यूब होगी रे इसके अंदर ही नहीं जा पाएगी। तो अंदर नहीं जा पाएगी तो आपको ये जो ट्यूब है एकदम शाइन करती हुई दिखेगी, ठीक है ना। ये भी किसकी वजह से हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। और बैंड जो होती है ना, बैंड होना, वो तो वो रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके, पेंसिल रॉड और वो रिफ्रैक्शन, वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्पार्कल क्यों, मतलब शाइन करती हुई क्यों दिख रही, ठीक है। देखो TIR के अंदर एक बात तो आप समझ रहे हो, बार बार एक चीज आ रही है, शाइन करना, स्पार्कल करना, चमकना। और ये बात TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये एडवांटेज भी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनती है वो जो नॉर्मली मिरर से जो इमेज बनते हैं उससे भी ज्यादा ब्राइट होती है। उसका रीजन ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इंटेंसिटी, एनर्जी, लाइट का लॉस नहीं होता है, पूरी पूरी लाइट वापस आती है। जबकि प्लेन मिरर में तो थोड़ी बहुत मिरर भी ले लेता है, हीटअप हो जाता है और भी थोड़ी सी लाइट वेस्ट हो जाती है। तो प्लेन मिरर और उनसे इमेज इतनी शार्प ब्राइट नहीं बनती जितनी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनती है, ठीक है। ये थर्ड एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म क्या होता है? एन आइसोस्केल राइट एंगल्ड
आइसोस्केल राइट एंगल का मतलब एक तो एंगल 90 डिग्री होगा और आइसोस्केल का मतलब हो गया दो साइड इक्वल होगी, तो दो साइड इक्वल होगी तो फिर दो एंगल भी इक्वल होंगे। यानी आइसो पोरोप्रिज्म क्या होता है, एक एंगल 45 डिग्री होता है, दूसरा 90 डिग्री होता है और थर्ड वाला वापस 45 डिग्री होता है। दो एंगल 45 डिग्री के और एक 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो एन आइसोस्केल राइट एंगल ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड पोरोप्रिज्म and used and can be used as totally reflecting prism। टोटली रिफ्लेक्टिंग लिखा जाता है, इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही है, ठीक है ना। तो टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की तरह काम में लिया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए इस प्रिज्म को काम में लिया जाता है, इसलिए इसको पोरोप्रिज्म या टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। ग्लास का बना होता है। अब देखना आप कैसे ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ग्लास का 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है। जिसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है वो मैं लिखवा चुका हूं आपको 41.14 डिग्री, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री कह लो, चलो ठीक है। तो ग्लास का ये क्रिटिकल एंगल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 42 डिग्री से ज्यादा एंगल पर अगर कोई रे टकराएगी ग्लास के सरफेस के ऊपर, ग्लास से एयर की तरफ जाएगी, ग्लास से जब बाहर निकलेगी, ग्लास के अंदर आएगी तब नहीं, ग्लास से जब बाहर जाएगी तब, डेंसर से रेयर जानी चाहिए। तो अगर एंगल 42 से ज्यादा है, 42 भी है, तो वो रे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रे लौट करके वापस आएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है ग्लास का, और ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं पोरोप्रिज्म कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, कुछ अलग अलग केसेस के अंदर डायग्राम ड्रॉ किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला डायग्राम है जिसमें रोटेशन हो रहा है इमेज का एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इमेज रोटेट कर रही है। देखना आप कैसे बनाया जाएगा ये डायग्राम। ये पोरोप्रिज्म है, ठीक है। ये राइट एंगल प्रिज्म है, इसका ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। आप यहाँ मेंशन कर देना, ये 45 है, ये भी 45 डिग्री है और ये कितने डिग्री है 90 डिग्री एंगल है, क्लियर। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है PQ, एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी इमेज बनानी है। तो आप कैसे इमेज बनाओगे देखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पड़ा है PQ, आपको एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी इसी तरीके से ऐसे डायग्राम दे दिया जाएगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा और कहा जाएगा ट्रेस द रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम आपको ट्रेस करना है, खुद को बनाना है रे डायग्राम और इमेज भी बनानी है, ठीक है। लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज। तो कैसे करेंगे, मैं P से एक रे भेज रहा हूँ, ये रे अभी तो कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर, सॉरी रेयर से डेंसर, ये रेयर है ये डेंसर है, तो यहाँ तो TIR होने का सवाल ही नहीं है। और दूसरी बात, ये रे इस नॉर्मल के अलोंग चल रही है, जब नॉर्मल के अलोंग जाती है रे तब तो रिफ्रैक्शन भी नहीं होता है। तो यहाँ तो सीधी सीधी इसको अंदर आने दो भाई, रवाना करो इसको, ये चलो अंदर आ गई, यहाँ तक आ गई, ठीक है। यहाँ पे टकराई, अब ये किधर से किधर जा रही है, अब ये ग्लास से कहाँ जा रही है एयर में, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ। अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो आप ज्योमेट्री से देख लेना, ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी एंगल 45 आएगा, यानी ये 45 डिग्री पे टकरा रही है। जबकि मैंने अभी ग्लास का क्रिटिकल एंगल बताया था 42 डिग्री और ये टकरा रही है 45 पे, तो 45 पे टकरा रही थी तो क्रिटिकल से ज्यादा है ना एंगल, तो भाई ये रे बाहर नहीं जा पाएगी। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये इधर आएगी इधर की तरफ, यहाँ गई टकराई और इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो वापस इधर आ गई। I = R, ये नॉर्मल बनाया ना मैंने, ये नॉर्मल बनाया, तो 45 पे टकराई तो 45 पे वापस रिफ्लेक्ट होके नीचे आ गई। और फिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, नॉर्मल का लॉन्ग चल रही है तो सीधी सीधी बाहर निकल जाएगी, तो ये रे बाहर आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे डायग्राम बनाना है। देखना Q से मैं एक रे भेज रहा हूँ, ये रे जा रही है Q से, ये यहाँ से यहाँ टकराई, इस फेस पे 45 डिग्री पे टकरा रही है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये रे ऐसे नीचे आ जाएगी और फिर ये सीधी सीधी नॉर्मल का लॉन्ग चल रही है इसलिए बाहर आ जाएगी। तो ये रे P से आ रही थी, इसको आप नाम दे दो P', और ये रे आ रही थी Q से, ये ऊपर वाली Q से आ रही थी, इसको नाम दे दो Q', और P' और Q' को ज्वाइन कर दो। तो ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा था, इमेज ऐसे है, तो कितने डिग्री पे घूम गई इमेज
90 डिग्री पे घूम गई ना, ऑब्जेक्ट ऐसे था और इमेज ऐसे हो गई। और भाई ये समझ में आ जाना चाहिए आपको, तो बड़ा बना देते इस डायग्राम को। बड़ा बनाने की जरूरत है क्या इसको? ठीक है, ये लो मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसको। अगर थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हटा देते हैं, पूरे को बड़ा डायग्राम बना देते हैं। ये ऐसे डायग्राम था। फर्स्ट केस था रोटेशन ऑफ इमेज। ये ऑब्जेक्ट खड़ा था पी क्यू, ये पी से रे गई, ये रे गई यहाँ पे 45 पे टकरा रही है, तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये रे इधर की तरफ आ गई। ठीक है, और एक रे क्यू से जा रही थी, ये टकराई यहाँ पे, और यहाँ पे इसका भी 45 पे है, तो इसका भी टी आर हो गया, और ये दोनों रे इधर जा रही है। ये पी डैश है, ये पी वाली रे है पी डैश, और ये क्यू वाली रे क्यू डैश। इसको ज्वाइन कर दो, पी डैश क्यू डैश जो है ये इमेज बन गई 90 डिग्री पे। इसको डायग्राम को ऐसे भी दिया जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, ये देखो ये रे जा रही है, ये नॉर्मल के अलॉन्ग है भाई, ये नॉर्मल है, नॉर्मल का अलॉन्ग है, रे ये सरफेस पे टकराएगी, यहाँ टकराएगी और ये इधर की तरफ चली जाएगी, और एक रे ये आएगी, ये यहाँ टकराएगी और ये रे इधर चली जाएगी। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ 45 पे टकरा रही है, तो पी वाली रे ये रे पी डैश, क्यू वाली रे ये रे क्यू डैश, इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो ये रे ऐसे थी और अब ऐसे हो गई, ये ऐसे थी ऐसे हो गई, ये इस तरीके से थी, पी क्यू ऐसे थी और पी डैश क्यू डैश ऐसे हो गई थी। कितने डिग्री पे घूम गई? 90 डिग्री पे। तो ये डायग्राम है या ये डायग्राम है, आप 90 डिग्री रोटेशन के लिए बना सकते हो। सेकंड डायग्राम देखना, रोटेशन ऑफ इमेज एट 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब इमेज इन्वर्ट हो गई, इन्वर्शन ऑफ इमेज, इमेज इन्वर्ट हो गई। ठीक है, इमेज का इन्वर्शन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है इमेज 180 डिग्री पे। 180 डिग्री पे रोटेशन होने का मतलब है इमेज पूरी उल्टी हो गई विथ डेविएशन ऑफ रेज, और रे पे मुड़ रही है, डेविएशन हो रहा है। इस डायग्राम को देखना, आप समझने की कोशिश करना। ये PQ। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके से आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, ये ऐसे दे दिया जाएगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, ऐसे देके छोड़ दिया जाएगा। अब इसको कंप्लीट आपको करना है, तो कैसे करेंगे? एक पी से रे भेजेंगे, ये इधर टकराई। अब आप देखो, ये खुद दिमाग लगाओ, ये तो सिंपल सी बात है, 45 पे टकरा रही है, ये सरफेस ऐसे है, रे ऐसे टकरा रही है, देखो ना कितना एंगल है। नॉर्मल बढ़ाओ, नॉर्मल के साथ देखो कितना है, 45 है ना, तो 45 पे टकरा रही है, और हमें पता है 42 से ज्यादा एंगल होते ही ये रे क्या होगा, यहाँ पे टकराएगी और यहाँ इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये रे इधर चली जाएगी। ठीक है, अब ये टकरा रही है इस फेस पे, ये जो फेस है यहाँ पे भी कितने डिग्री एंगल पे टकरा रही है? 45 पे, 42 से ज्यादा है। तो अभी यहाँ एक बार और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ग्लास से हवा में जा रही है और 45 पे टकरा रही है, तो एक बार और यहाँ पे होगा। तो ये रे इधर से इधर यहाँ टकराई, फिर इधर गई, यहाँ टकरा करके इधर चली जाएगी। तो ये पी वाली जो रे है ये पी डैश, और एक रे क्यू से भेजो भाई, ये यहाँ टकराई, यहाँ इसका टी आर होगा रे का, और ये रे इधर चली जाएगी, यहाँ और टी आर होगा, तो ये रे इधर चली जाएगी, और ये इमेज बन जाएगी क्यू डैश। पी डैश को क्यू डैश से ज्वाइन कर दो, पी से क्यू, पी डैश से क्यू डैश, तो इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे उल्टी हो गई, 180 डिग्री पे हो गई, और इंसिडेंट रे कहीं और थी, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं और जा रही है, तो रे भी मुड़ गई, डेविएशन हो गया रे का, और इमेज जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट हो गई। समझ रहे हो इसको? ये दो बार टी आर हुआ, एक बार में 90 डिग्री पे घूमती है, दूसरी बार में और 90 डिग्री पे, तो यूं भी देख लो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री पे इमेज का रोटेशन हो गया, बट रेज जो है उनका पाथ चेंज हो गया। ठीक है, इसको डायग्राम को ऐसे भी बना सकता है, एग्जाम में ऐसे भी दिया जा सकता है। ये 90 डिग्री एंगल है और ये ऐसे इमेज को ऐसे खड़ा कर दिया जाएगा PQ। तो P से एक रे भेजना, यहाँ पे 45 पे टकरा रही है, TAR होगा, इधर जाएगी रे, एरो जरूर बढ़ाना है, एरो नहीं बढ़ाने के हाफ मार्क्स कट जाते हैं। ये रे इधर जाएगी, यहाँ पे और TAR होगा, तो ये रे इधर निकल जाएगी। Q से एक रे भेजेंगे, यहाँ पे TAR होगा भाई, तो ये रे इधर आ जाएगी, यहाँ TAR होगा, तो ये रे इधर आ जाएगी, यानी P वाली रे तो ये रे P डैश, Q वाली रे ये रे Q डैश, ज्वाइन कर दो इसको। तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट था, इमेज ऐसे उल्टी हो गई।
तो कितने डिग्री पे रोटेशन हुआ 180। ये और ये दोनों एक ही डायग्राम है, अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सी केस में एक बार वापस हम इमेज को 180 डिग्री पे रोटेशन कर रहे हैं, बट इस बार विदाउट डेविएशन, रे का डेविएशन नहीं होगा भाई, विदाउट डेविएशन, ठीक है, विदाउट, बिना कोई डेविएशन के हम रेज को 180 डिग्री पे मोड़ेंगे। देखना कैसे मोड़ते हैं अपन। तो ये डायग्राम बना देते हैं अपन। ये एबीसी आपका प्रिज्म है, ये सी 90 डिग्री एंगल है और ये दोनों 45 डिग्री है, ठीक है। ये रे ऐसे आ रही है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है पी क्यू, मुझे इसकी इमेज बनानी है। तो एक रे आपको ऐसे भेजनी, पहले सीधी सीधी पैरेलल रे, यहाँ पर ये रे रेयर से डेंसर जा रही है, यहाँ तो टीआईआर होने का सवाल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये रे यहाँ टकरा रही है, ये रे रिफ्रैक्ट होगी, खाली ये रे ऐसे जा रही थी, ऐसे नॉर्मल से आगे डेविएट हो जाएगी और इधर मुड़ेगी, ये रे यहाँ टकराएगी। यहाँ पे कितने डिग्री एंगल पे टकरा रही है 45, और डेंसर से रेयर जा रही है, तो यहाँ पे इसका टीआईआर होगा। तो टीआईआर होगा ये रे इधर से जो डेविएट होकर के ऐसे चली जाएगी, ठीक है, और फिर इसके बाद ये वापस उस रेयर मीडियम में चली जाएगी। ऐसे कैसे, अगर क्यू से एक रे भेजूं मैं, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ टकराएगी, ये यहाँ पे 45 से ज्यादा पे टकरा रही है 45 पे, तो टीआईआर होगा और फिर ये रे ऐसे आ जाएगी और ऐसे आकर के फिर ये रे ऐसे फाइनली बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ये पी वाली जो रे है आप देख लो इसको, ये तो ऊपर है पी डैश और क्यू वाली नीचे है, क्यू डैश ज्वाइन कर दो तो इमेज उल्टी हो गई, एंड ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज एकदम उल्टी हो गई, इन्वर्टेड इमेज बन गई। इसमें खास बात ये है, इसमें भी इमेज रोटेशन हो गया 180 डिग्री पे घूम गई, लेकिन रे की डायरेक्शन वही, ये रे ऐसे जा रही थी, अभी भी ऐसे ही जा रही है पैरेलल, उसी सीध में जा रही है रे, बट इमेज का इन्वर्शन हो गया, इमेज उल्टी हो गई, रे का डेविएशन नहीं हुआ, विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, ठीक है। इस पे जैसे कैसे क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल, उसको बता देते हैं आपको। दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है नॉर्मल से, उनको लिख लेते हैं अपन। देखिए एक ये थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो अभी आपको प्रिज्म बताया गया है उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रोबेबल ये बनेंगे, इसके बाहर तो जनरली चांस नहीं है। न्यूमेरिकल्स बनेंगे उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो इसी तरीके से आएगा। तो एक बार आप इसको क्वेश्चन को देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, खाली आपके माइंड में डाला जा रहा है। स्टेट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसिंग टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या नेसेसरी कंडीशंस है, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेसेसरी कंडीशंस दो बताई गई है, फर्स्ट द रेज शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सेकंड कंडीशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इन डेंसर मीडियम, बस ये दो कंडीशन है। इसके बाद कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम शो हाउ स्पेशली डिजाइन प्रिज्म make use of total internal reflection to obtain inverted image by deviation of rays through 90 degree and 180 degree। प्रिज्म यूज करना है आपको, आइसोस्केल प्रिज्म, राइट एंगल्ड प्रिज्म, और उनसे इमेज बनानी है जिसमें एक बार इमेज 90 डिग्री पे रोटेट कर जाए और एक बार इमेज रोटेट कर जाए 180 डिग्री पे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमने दोनों डायग्राम बना दिए हैं, 90 डिग्री पे रोटेशन और 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री में अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि रे डेविएशन वाला बनाए या बिना डेविएशन वाला, तो एक्चुअली आप कोई भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। एग्जाम में नंबर ऐसे नहीं करते हैं, जब क्वेश्चन अनक्लियरिफाई होता है तो फिर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिया जाता है, तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हो और मर्जी हो तो दोनों बनाते हैं आप, ठीक है। बाकी आप जनरली आप फर्स्ट वाला डायग्राम बना, सेकंड वाला जो केस बताया गया है जिसमें रे का डेविएशन होता है वो बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तरीका क्वेश्चन पूछा जाने का क्या हो सकता है, जिसमें आपको प्रॉपर प्रिज्म दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट खड़ा किया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है ना, और आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको खुद को ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बनानी है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, इस तरीके से दिए गए। तो इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर अपन बना देते हैं, डायग्राम तो बनाया हुआ है हमारे। ये क्वेश्चन क्या है, राइट एंगल प्रिज्म इज प्लेस्ड बिफोर एन ऑब्जेक्ट, ये रखा हुआ है, प्रिज्म से पहले एक राइट एंगल प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक है ना, पोजीशन शोन इन फिगर। द प्रिज्म इज मेड ऑफ क्राउन ग्लास विथ क्रिटिकल एंगल 41, हमें पता है प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 41 होता है, 41, 42, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी जा रही है कि जैसे आपको पता चले एंगल 41 से ज्यादा है तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करना है, बट हमें पता है कि भाई अगर ये रे 45 पे टकराएगी तो इसका TIR होना ही होना है, ठीक है। ट्रेस द पाथ ऑफ टू रेज फ्रॉम P एंड Q नॉर्मल टू द हाइपोटेनियस, ये फर्स्ट वाला जो फिगर है, फिगर नंबर A है, इसमें रे जो है इस हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के नॉर्मल जो है रे जाएगी और फिर आपको पाथ ट्रेस करना है। और सेकेंड फिगर जो है एंड पैरेलल टू हाइपोटेनियस इन फिगर सेकेंड,
फिगर सेकंड में जो रेज जाएगी वो इस हाइपोटेनियस के, ये 90 डिग्री है और ये हाइपोटेनियस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग जो करनी रहेगी आपको ऐसे भेजनी है, इसमें भी ऐसे भेजनी है। फर्स्ट वाले फिगर में हाइपोटेनियस के रे परपेंडिकुलर है, सेकंड वाले फिगर में रे हाइपोटेनियस की क्या होगी, स्टार्ट होगी तब पैरेलल होगी, ठीक है। तो डायग्राम बना देते हैं, वैसे बनाया हुआ है पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देखने में आपको अलग लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ये बीच में आ रहा है दोनों के और ये बराबर डिस्टेंस पे, पर कुछ इस तरीके से डायग्राम में देखो। जो ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम था ये इस तरीके से देखो, अपने को लेक्चर बहुत सारे नहीं हो रहे हैं या बहुत सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे हैं, अपना एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हो सकती है वीडियो की, पर घबराना नहीं। देखें ये ऑब्जेक्ट P और Q, एक्चुअली Q जो दिया हुआ है ना इस डायग्राम के अंदर, अब ये डायग्राम जो दिया हुआ है इस तरीके से आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, पर अगर आपको डाउट होता है कि ये एकदम बीच में लूँ मैं या कैसे लूँ, तो आप दोनों ड्रॉ कर देना, अभी बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ये है P और ये क्या है Q, क्लियर। ये एक्चुअली बीचों बीच सेंटर में नहीं है, कहने का मतलब ये थोड़ा सा Q तो नजदीक है और P जो है इसके सेंटर से क्या है थोड़ा ऊपर जाता है। तो रे भेजते हैं, ये रे ऐसे जाएगी, कहाँ टकराएगी ये रे, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये रे इधर टकराएगी और फिर इधर से ये रे ऐसे चलेगी, ठीक है। यहाँ तक आगे तक बढ़ा दो उसको, आपकी मर्जी हो जाती है आगे तक ले सकते हैं। प्रॉपर एरो बनाने हैं, बताना है कौन सी रे किधर से किधर जा रही है। अब देखना मैं इस रे को भेज रहा हूँ, Q वाली रे को, यहाँ टकराई, यहाँ टकराएगी और फिर ये देखो इससे P से नीचे ही रहेगी। क्यों रहेगी P से नीचे, मैंने आपको बता दिया, ये जो पॉइंट आ रहा है, ये जो सेंटर आ रहा है वो P और Q के बीचों बीच नहीं है, थोड़ा इसके Q नजदीक है, तो ये रे ऐसे चली जाएगी। यानी कहने का मतलब ये जो P वाली रे है वो तो इधर आ गई P डैश, और Q वाली रे जो है वो कहाँ आ गई, यहाँ पे Q डैश। तो कुल मिला के इमेज जो होगी ये P डैश, ये PQ इमेज ऐसे था, ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब जो इमेज होगी ऐसे, ठीक है। थोड़ी शिफ्ट हो गई इमेज। कोई डाउट है क्या, ये P वाली रे जो है ये इस तरीके से, Q वाली रे जो है वो ऐसे जा रही है। अच्छा आपको कंफ्यूजन लगता है कि भाई मेरे को तो डाउट हो रहा है बीचों बीच लग रही है, तो आप ये भी बना सकते हो, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी जो है जो क्वेश्चन यही है, ये P और Q। तो इस केस में तो फिर आप देखो, आप खुद भी देख सकते हो कि ये भाई इमेज कैसे बनेगी। इसको P ले लेता हूँ, इसको Q ले लेता हूँ। अब बीचों बीच होगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगी और ये रे इधर चली जाएगी, और फिर यहाँ से जो रे जाएगी इसके ऊपर इधर जाएगी और फिर ये रे इधर जाएगी। तो यानी P वाली रे तो यहाँ जा रही है P डैश, और Q वाली रे यहाँ जा रही है। तो ऑब्जेक्ट उल्टा तो हो गया है यहाँ पर जनरली ये डायग्राम होता नहीं है, इसलिए आपको यही वाला बनाना है, ठीक है। आप ये भी दिमाग में ला सकते हो, क्या पता ऐसा होगा, यहाँ ऊपर होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर से अगर ऊपर ही हो जाता ना तो भाई 90 डिग्री वाला इन्वर्शन हो जाता, जैसे ये इधर जाएगी, यहाँ टकराएगी और इधर चली जाएगी, ये यहाँ टकराएगी और इधर चली जाएगी, ये 90 डिग्री पे इमेज घूम जाती है। ये तो हमारे बनाया हुआ फर्स्ट वाला फिगर। अगर इस सेंटर से, ये जो हाइपोटेनियस का जो सेंटर है ना, इससे ऊपर हो तब तो इमेज यहाँ नीचे बन जाती है 90 डिग्री। और इस क्वेश्चन में क्या किया गया, आपको इस सेंटर को बीच में रखा और Q नीचे दिया है, P ऊपर दिया, और P और Q ऐसे नहीं दिए, दोनों बराबर डिस्टेंस पे नहीं दिए सेंटर से, एक Q तो नजदीक दे दिया और P थोड़ा दूर कर दिया इसने। तो ये डायग्राम बनेगा, देख लो आप खुद अपने आप ही प्रैक्टिस कर लो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं चीज़, ठीक है। अपन खुद के साथ ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उलझते हैं, तब कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है चीज़ें। बाकी तो ये P पड़ा है और ये Q पड़ा है, Q से P से रे भेजी इधर, यहाँ टकराई इधर चली गई, Q से रे भेजी इधर यहाँ चली गई, ठीक है। और ये थोड़ा सा ऐसे पड़ा है जिसमें आपको ये आइडिया लगाना है कि ये जो सेंटर के ये तो नजदीक है और वो ऊपर है, ये ऐसे नहीं पड़ा, बीचों बीच नहीं पड़ा है, बीचों बीच, क्लियर। और सेकंड वाला जो डायग्राम है भाई, जो बी वाला फिगर दिया गया वो तो बहुत इजी, बी वाला फिगर तो मैंने बनाया हुआ है, इसलिए मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। इसमें पी क्यू एक रे ऐसे जाएगी, यहाँ टकराएगी, फिर इधर चली जाएगी, ये रे ऐसे जाएगी, ऐसे टकराएगी, ये ऐसे कुल मिला के इमेज जो है वो 180 डिग्री पे रोटेशन हो जाएगा। ये तो हमने डायग्राम बनाया हुआ है बी वाले केस का, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गए। आज के लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें अपन ऑप्टिकल फाइबर, लास्ट एक एप्लीकेशन रह गया ऑप्टिकल फाइबर, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब कहीं जाकर के ये फाइनली पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू।